स्वागत है इस साहित्यिक विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं रविंद्र केलेकर जी की बहुत ही मशहूर और गहरी रचना पतझर में टूटी पत्तियां के बारे में। मतलब एक ऐसी रचना जो पढ़ने में तो बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके अंदर जीवन के इतने शानदार दार्शनिक द्वंद्व छिपे हैं ना कि आप हैरान रह जाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो आज के हमारे इस तेज तर्रार जीवन में ये बातें पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा में हम सबसे पहले केलेकर जी के जीवन और उनके विचारों को समझेंगे। फिर चलेंगे उनके पहले दिलचस्प रूपक गिन्नी का सोना की तरफ, जहां बात होगी व्यवहारिक आदर्शवाद की। उसके बाद जिन के देन के जरिए हम समझेंगे कि आजकल के इस भयानक मानसिक तनाव से कैसे बचा जाए और कैसे वर्तमान की ताकत को पहचाना जाए। और हाँ, अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी तलाशेंगे ताकि सारी बातें अच्छे से पक्की हो जाए। तो चलिए सबसे पहले उस बेहतरीन दिमाग को समझते हैं जिसने इन कमाल के रूपकों को जन्म दिया। आखिर रविंद्र केलेकर जी थे कौन और उनकी सोच कैसी थी? 1925 में कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर जी कोई साधारण लेखक नहीं थे। देखिए, उनका जो सांसारिक अनुभव था ना, वही उनकी लेखनी की सबसे बड़ी ताकत था। सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने गांधीवादी मूल्यों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के साथ बड़ी ही सहजता से जोड़ दिया। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था। अपने छात्र जीवन से ही उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। वे कोंकणी, मराठी, हिंदी और गुजराती, मतलब इतनी भाषाओं के शीर्ष लेखक रहे। साहित्य अकादमी और गोवा कला अकादमी जैसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित केलेकर जी की रचनाएं दरअसल एक सच्चे और सक्रिय नागरिक होने की भट्टी में तपकर निकली हैं। अब आते हैं उनके पहले बड़े विचार पर, गिन्नी का सोना। ये आज की इस आधुनिक दुनिया में हमारे जीवन मूल्यों के बीच चल रही एक निरंतर जंग के बारे में है। यहाँ केलेकर जी ने एक बहुत ही सटीक और प्यारा सा उदाहरण दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ है शुद्ध सोना, एकदम 100% खरा, जो हमारे शुद्ध आदर्शों का प्रतीक है। लेकिन दिक्कत क्या है? ये इतना मुलायम होता है कि इससे मजबूत गहने नहीं बन सकते। दूसरी तरफ है गिन्नी का सोना, जिसमें थोड़ा सा तांबा मिला होता है। ये तांबा क्या है? ये तांबा है हमारी व्यवहारिकता, या जिसे हम प्रैक्टिकलिटी कहते हैं। ये तांबा उस सोने को थोड़ा मजबूत और चमकदार बनाता है ताकि रोजमर्रा के जीवन में उसका इस्तेमाल हो सके। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब हम तांबे को सोने से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, है ना? तो जो लोग शुद्ध आदर्शों में व्यवहारिकता का तांबा मिलाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट या व्यवहारिक आदर्शवादी कहा जाता है। केलेकर जी बताते हैं कि महात्मा गांधी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण थे। उनकी खूबी ये थी कि उन्होंने कभी अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर गिरने नहीं दिया, बल्कि व्यवहारिकता को खींचकर आदर्शों के स्तर तक ले गए। मतलब उन्होंने सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी असली कीमत बढ़ाई। ये बहुत गहरी बात है। हम अक्सर देखते हैं कि आज का समाज बस नफा नुकसान और हिसाब किताब में ही उलझा रहता है। सच कहूं तो इन सिर्फ व्यवहारिक या प्रैक्टिकल लोगों ने समाज को हमेशा नीचे ही खींचा है। दुनिया को ऊपर उठाने का काम हमेशा उन आदर्शवादियों ने किया है जिन्होंने समाज को कभी न मिटने वाले मूल्य दिए। ठीक प्रकृति की उन पत्तियों की तरह जो अपना काम पूरा करके झड़ तो जाती हैं, लेकिन जाते जाते भी एक शाश्वत संदेश छोड़ जाती हैं। चलिए अब अपनी चर्चा का गियर थोड़ा बदलते हैं और बात करते हैं ज़ेन की देन के बारे में। ये हिस्सा हमारे आज के सबसे बड़े संकट यानी हमारे दिमाग के स्पीड इंजन के तनाव के बारे में है। 80%, जी हाँ 80%। ये सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन जब लेखक ने जापान में अपने एक मित्र से पूछा कि वहाँ कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा है, तो उनका जवाब यही था, वहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, यानी मानसिक तनाव से बुरी तरह पीड़ित हैं। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह जानकर हैरानी होती है। वहाँ कोई आराम से चलता ही नहीं, सब दौड़ रहे हैं। कोई शांति से बात नहीं करता, बस बकता है। लोग जब अकेले होते हैं ना, तो खुद से ही लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। बस अमेरिका से आगे निकलने की एक अंधी और अंतहीन होड़ मची हुई है। हो ये रहा है कि लोग एक पूरे महीने का काम एक ही दिन में निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इंसान के दिमाग की रफ्तार तो प्राकृतिक रूप से तेज होती ही है, लेकिन जब हम उस पर इस स्पीड का इंजन लगा देते हैं, तो वो हजारों गुना तेज दौड़ने लगता है। और फिर
एक पॉइंट ऐसा आता है जब इस भयानक दबाव और तनाव के कारण दिमाग का पूरा इंजन ही टूट जाता है। यही वो मानसिक रोग है जिसका शिकार आज की भागदौड़ भरी दुनिया हो रही है। अब सवाल ये है कि इस भयानक शोर और तनाव से बचे कैसे? इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब छिपा है वर्तमान की शक्ति में, जापानी टी सेरेमनी के जरिए जिंदगी की रफ्तार को धीमा करने में। जापान में चाय पीने की एक बेहद खास और पारंपरिक विधि है जिसे चानो यू कहते हैं। ये कोई आम चाय की दुकान नहीं है। ये एक 6 मंजिला इमारत की छत पर दफ्ती और चटाई से बनी एक छोटी सी पर्णकुटी है जहाँ कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण शांति का राज है। और इस शांति को महसूस करने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। बाहर मिट्टी के बर्तन में रखे पानी से हाथ पैर धोना, अंदर जाते ही चाजिन यानी जो चाय बनाते हैं उनका कमर झुकाकर बेहद सम्मान के साथ स्वागत करना, बर्तन साफ करने की उनकी हर एक हरकत इतनी सधी हुई और गरिमापूर्ण होती है कि मानो कोई मधुर संगीत बज रहा हो। और सबसे अनोखी बात, सिर्फ 2 घूंट चाय जिसे एक एक बूंद करके पूरे 1.5 घंटे तक पिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया उस दौड़ते हुए दिमाग पर ब्रेक लगा देती है। सन्नाटा इतना गहरा होता है कि वहां चायदानी के उबलते पानी की आवाज भी साफ सुनाई देती है। इस पूरी सेरेमनी से जो सबसे बड़ा जीवन दर्शन निकलकर आता है वो है मिथ्या का बोध। हम इंसान अक्सर क्या करते हैं, या तो बीते हुए कल की खट्टी मीठी यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल के रंगीन सपने बुनते रहते हैं। पर गहराई से सोचें तो बीता हुआ कल खत्म हो चुका है और आने वाला कल अभी तक आया ही नहीं है। दोनों ही असल में मौजूद नहीं है, दोनों ही मिथ्या हैं, एकदम झूठे। खैर, इन गहरे दार्शनिक विचारों को समझने के बाद आइए अब देखते हैं कि इन सिद्धांतों को हम पाठ के मुख्य सवालों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। इससे पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। एक बहुत ही लाजमी सा सवाल जो इस पूरी चर्चा से उठता है वो ये है कि आखिर शुद्ध आदर्शों को सोने के बराबर और व्यावहारिकता को तांबे के बराबर ही क्यों माना गया है? तो इसका जवाब बड़ा ही सीधा सा है। जैसे शुद्ध सोना इतना नरम होता है कि आप उसके गहने पहनकर रोजमर्रा के काम नहीं कर सकते, वैसे ही दुनिया में सिर्फ एकदम शुद्ध आदर्शों के सहारे जीना थोड़ा मुश्किल होता है। तांबा यानी व्यावहारिकता उस सोने को वो मजबूती देती है जिससे जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन शर्त यही है कि गहने की असली कीमत तभी है जब उसमें सोना ज्यादा हो। मतलब जीवन में आदर्श मुख्य होने चाहिए, व्यावहारिकता सिर्फ मदद के लिए होनी चाहिए, आदर्शों को निगलने के लिए नहीं। अब ज़ेन की देन वाले हिस्से से भी एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल बनता है कि उस टी सेरेमनी में एक बार में सिर्फ 3 लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत क्यों होती है, ज्यादा लोग क्यों नहीं? देखिए, इसका पूरा मर्म ही शांति में छिपा है। चानोयू का इकलौता मकसद है दिमाग को एक असीम शांति के स्तर पर ले जाना। अब जहां भीड़ होगी वहां स्वाभाविक रूप से शोर होगा, बातों का सिलसिला शुरू होगा और दिमाग फिर से दौड़ने लगेगा। सिर्फ 3 लोगों को अनुमति देने से वो गहरा सन्नाटा बना रहता है जहां आप उबलते पानी की आवाज सुन सकते हैं। बाहरी दुनिया के स्पीड इंजन से कटकर खुद से जुड़ने का यही सबसे कारगर तरीका है। और अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो समय की वास्तविकता को लेकर केलेकर जी का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? उनका साफ मानना है कि हमारी सारी मानसिक पीड़ा की जड़ है हमारा भूतकाल और भविष्यकाल में जीना। जो बीत गया सो बीत गया, जो आया नहीं उसका कुछ पता नहीं। सच अगर कुछ है तो वो है ये पल, ये वर्तमान क्षण। असली जीवन, असली शांति तभी मिलती है जब हम अपने दिमाग को इन झूठे कालों से आज़ाद कर देते हैं और पूरी तरह से आज और अभी में जीना सीख लेते हैं। ये वर्तमान ही असल में अनंत है। तो अंत में छोड़ जाते हैं एक गहरे सवाल के साथ। क्या दिमाग हमेशा अतीत के पछतावे और भविष्य के डर रूपी झूठे तनावों में ही फंसा रहेगा, या फिर आज ठीक इसी पल उस असीम और अनंत वर्तमान क्षण को पूरी तरह से गले लगाने का कोई मौका है? केलेकर जी के ये विचार सच में हमें एक नई दिशा दिखाते हैं। इस साहित्यिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, वर्तमान में जीना मत भूलिएगा।